नमस्कार, मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं कुछ देश विदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया ने मंगलवार को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। वो द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथोपिया पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि यह सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है। उनके इथोपिया दौरे का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल मोदी का इथोपिया का नेशनल पैलेस में पीएम अबी अहमद अली ने औपचारिक स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं ने द्वीपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान मोदी ने कहा कि इथोपिया आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। पीएम ने कहा कि ये उनका पहला इथोपिया दौरा है, लेकिन यहां पहुंचते ही अपनेपन का एहसास हुआ। ट्रंप प्रशासन 19 दिसंबर को कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दशकों पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक कर सकता है। इस दौरान एप्स्टीन केस से जुड़े सभी ईमेल्स, तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होंगे। इसका मकसद एप्स्टीन के पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने लाना है। आरोप है कि इस नेटवर्क में नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ और दुनिया के कई बेहद ताकतवर लोग इससे जुड़े थे। इससे पहले इस केस से जुड़ी 19 तस्वीरें 12 दिसंबर को पब्लिक हुई थी। इसमें 3 तस्वीरें ट्रंप की हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अरबपति बिल गेट्स जैसी बड़ी हस्तियों की तस्वीरें भी सार्वजनिक हुई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार सुबह 10 बजे दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। ये केस बदले की भावना से दर्ज किया गया है। खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, लेकिन ये लोग सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी परिवार को सताने के लिए ये केस डाला है। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 13वां दिन है। सरकार का फोकस दोनों सदनों में लंबित विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया तेज करने पर रहेगा। सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। आज लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी बिल 2025 पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल कार्यकाल में कांग्रेस सांसद ने बैठक की, जिसमें सदन में दिन भर की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हीप जारी किया। इससे पहले लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबी जी राम जी बिल 2025 पेश किया था। ऑस्ट्रेलिया में 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी लोगों पर हमला करने वाला आतंकी साजिद अकरम भारत का था। 50 साल का साजिद मूल रूप से तेलंगाना के हैदराबाद का रहने वाला था। उसने हैदराबाद से बीकॉम किया और स्टूडेंट वीजा पर नौकरी की तलाश में नवंबर 1998 में ऑस्ट्रेलिया चला गया। बाद में उसने यूरोपीय मूल की महिला वेनेरा ग्रेसो के साथ शादी की और वहीं स्थायी रूप से बस गया। साजिद के पास अब भी भारतीय पासपोर्ट था। साजिद के परिवार वालों ने 2 मीडिया हाउस से बताया कि उन्होंने कई साल पहले ही साजिद से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, क्योंकि उसने एक ईसाई महिला से शादी कर ली थी। वर्ल्ड फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने भारत के दौरे के दौरान अनंत अंबानी के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और संरक्षण केंद्र वनतारा का भी दौरा किया। इनकी तस्वीरें बुधवार रात जारी की गई है। यहाँ मेसी ने अनंत और उनकी पत्नी राधिका के साथ आरती की, भगवान की मूर्ति के सामने माथा तक टेका। मेसी ने एलिफेंट केयर सेंटर में 2 साल पहले बचाई गई बीमार हाथी प्रतिमा के बच्चे मनिकलाल के साथ फुटबॉल खेली। इस मौके पर अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने एक शेर के शावक का नाम लियोनेल भी रखा। उनके साथ उनके क्लब के फुटबॉल खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी मौजूद थे। चुनाव आयोग के कराए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद मंगलवार को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या में 7.6% की कमी दर्ज की गई। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 27 अक्टूबर को एसआईआर की घोषणा के समय जहां इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13.35 करोड़ मतदाता थे, वहीं ड्राफ्ट सूची में ये संख्या घटकर 12.33 करोड़ रह गई, यानी 1.02 करोड़ नाम हटाए गए हैं। बंगाल में 58,20,898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। राजस्थान में 41.85 लाख और पुडुचेरी में 85,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। इसके साथ ही घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम पूरा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ दिनों से चल रही तेज सर्द हवाओं के कारण वायु प्रदूषण में हल्की गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और यूपीपीसीबी के अलग अलग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों से मिले आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया है, जो बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए हमें।